press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह फिर से आप लोगों के बीच एक बार उपस्थित हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले हम पूरे लेसन के बारे में समझते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इस लेसन जो बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन लेवल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डैनियल सेल क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ड्राई सेल्स क्या है, सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग समय को ना गवाते हुए टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर अगर नए आए हों चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जब वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिले, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं आगे, देखते हैं वैद्युत रसायन होता क्या है। कि रासायनिक ऊर्जा को जो हम लोग क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये सभी जो परिघटना होती है ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, जो परिवर्तन होता है ये सब क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, और होता क्यों है ये होता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने और त्याग करने से। जैसे कि सपोज दैट करिए कि कोई बैटरी से हम लोग विद्युत उपयोग कर रहे हैं, तो विद्युत उपयोग करने में या करंट प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करने में उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, और जब हम लोग चार्ज करते तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसमें आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या है देखते हैं। किसी पदार्थ द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, फिर बता देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, और ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है या रिडक्शन कहलाती है। तो जो ऑक्सीडेंट होता है वो रिडक्शन में होता है, ठीक, और जो रिड्यूसर होता है वो कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन में। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे अपचायक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में अपचायक होता है, उपस्थित होता है, और जो जिसका अपचयन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कह सकते हैं अपचयन हो रहा है। जैसे देखते हैं कि जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लेकिन जो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए क्या है, ये अपचायक है, और देने की प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये बहुत साफ हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई भी यौगिक या किसी भी रिएक्शन में या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो अपचायक है, जबकि वो अपक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण है। और जब लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। लेकिन वो रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है या अपचयन होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब फिर हम लोग देखते हैं ये अपचयन रिडक्शन है क्या। रिडक्शन अपचयन का मतलब होता है किसी भी एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट करते हैं हम लोग, जैसे सोडियम है, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि उसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक, वो चाहता है कि नियान बन जाए। तो जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दे के खुद बन जाता है क्या, प्लस बन जाता है, तो बन जाता है N प्लस, और प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है। तो हम लोग अभी पढ़े कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। जबकि Cl क्या करता है, उसके पास 17, वो सोचता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं बन जाऊं क्या, नियान में बन आर्गन बन जाऊं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जब लेता है तो बन जाता है Cl माइनस। Cl माइनस बनने का मतलब हुआ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। अब अगर हम बात करें तो दोनों रिएक्शन को हम जोड़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक किसी की अपचारक उपस्थित होना जरूरी है, और लेने के लिए उपस्थित होना जरूरी है। तो जब दोनों रिएक्शन हम लोग जोड़ देंगे तो इसी रिएक्शन क्या कहेंगे,
रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। तो हम लोग मिल जाएगा Na मिल जाएगा प्लस क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा, NaCl और बन जाए क्या, NaCl। ठीक है, तो सीधी सी बात हम लोग समझ गए कि वे रासायनिक अपक्रिया इसमें ऑक्सीकरण अपक्षय दोनों अपक्रिया उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जिससे आप लोग क्लास 11 में देख चुके होंगे रासायनिक केमिकल रिएक्शन बनाते कैसे हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपक्षय दोनों को जोड़ दिया तो बन गया, हमें मिल गया रिएक्शन जिसे हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। फिर आगे चल देखते हैं क्या होता है। नोट, अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है तथा जिस तत्व का अपचयन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑक्सीकरण संख्या ये संयोजकता नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या उसकी संयोजकता नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या उसकी संयोजकता के बराबर आती है। ये टॉपिक में आपको जरा सा क्लास 11 के टॉपिक ले चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, H2 एक यौगिक है। हम लोग जानते हैं किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो मुझे ऑक्सीजन संख्या निकालना किसका, ऑक्सीजन का। तो मैं यहाँ लिखूँगा x, हाइड्रोजन +1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2। उसके बाद यहाँ प्लस पछात यहाँ 0 लगाएंगे। उसके बाद x = हो गया 0 है, -2 = आ गया कितना, -2। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, -2। लेकिन यहाँ पे O बराबर ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई, -2 आई है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें किसकी, आगे हम लोग बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, H2 होता है और क्या होता है, O2 होता है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन संयोजकता तो हम लोग जानते हैं +2 ही होगी। और यहाँ पे 2x लेंगे, 2x = 0 तो 2x = हो गया 2 और x = -2 हो गया, x = हो गया -2/2 कट गया, आ गया -1। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीकरण संयोजकता नहीं है। इसको आपको हम बताते हैं आगे। तो ऑक्सीकरण संख्या जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी और जब अपचयन होगा तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, घटेगी। आगे देखते हैं चालकत्व। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद वैद्युत अपघट्ट किसे, मैंने बताया था वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, जब किसी भी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने धनावेश या 2 अवयवों में धनावेश और ऋणावेश में टूट जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। जबकि उस विलयन को वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वैद्युत अपघट्ट गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचार करते हैं। विद्युत चालकता विलयन में उसके वियोजन से उत्पन्न मुक्त आयनों के कारण होती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी विलयन में, किसी विलयन की सपोज मान लीजिए किसी विलयन की चालकता जो है उसके अंदर आयनों की जो मोशन होगा, आयन जो मोबिलिटी अपने दिखा रहे हैं वह होगा कि कितना उसके अंदर जो विलयन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और धनावेश और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्ट में टूट रहे हैं और टूटने के बाद किस प्रकार से वियोजित हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा आयन मुक्त होंगे उतनी ज़्यादा उसकी चालकत्व या विद्युत चालकता प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते थे E क्या, I = E/R। ठीक है, जहाँ पे R बराबर क्या प्रतिरोध था। आगे चल देखते हैं, जिसे कह रहे हैं इसकी डिफिनीशन क्या बनी कि स्थिर विद्युत वाहक बल E पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि जो वैल्यू आप मिलेगी R की वैल्यू अगर जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक I की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी, डिक्रीज हो जाएगी। और समानुपाती का मतलब होता है जैसे कोई वैल्यू मान लो सपोज दैट कि मैं दिखा दूँ I/C, तो ऐसी स्थिति में जब C का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। हम लोग आगे चल देखते हैं। तो चालक के प्रतिरोध R को व्युत्क्रम हो तो, चालक का प्रतिरोध R का क्या हो, व्युत्क्रम हो तो उसे चालकत्व G कहते हैं। ठीक है, तो G = 1/R यह कहते हैं व्युत्क्रम हो चाल प्रतिरोध का, तो उसे क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। इसका मतलब हुआ लंबाई L के अनुक्रमणपाती होता है, जबकि क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A के क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है लंबाई बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध का मान बढ़ता जाए, परंतु जैसे ही क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तार का तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान घटता चला जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध का मान घटता चला जाएगा। तो आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, तो यही प्रोपोर्शनल राख हम लोग लगाते हैं क्या, रो। रो यहाँ पर क्या है, नियतांक है। अब आते हैं कांस्टेंट वैल्यू है। विशिष्ट चालकता क्या है, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ई का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व तो के कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि के क्या है, इलेक्ट्रॉनों के क्या है, व्युत्क्रम है 1/e। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके के चालकत्व विशिष्ट चालकत्व का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। आगे देखते हैं सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। यदि यल बराबर 1 हो और यल बराबर 1 हो तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या करते हैं, R = 1/k इंटू 1/a। तो के बराबर क्या हो गया, के बराबर हो गया 1/r इंटू ए। ठीक है, यदि यल ए एक अनुपात स्थिर हो जाए, एक अनुपात में क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो इसी को सेल का स्थिरांक कहते हैं। यल/a = यक्स, यक्स जहाँ क्या है सेल का स्थिरांक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि के बराबर 1/r इंटू यक्स। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान समझिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं, आगे हम लोग देखते हैं विलयन की विशिष्ट चालकता का निर्धारण। कैसे निर्धारण करें विशिष्ट चालकता का, तो किसी विलयन की विशिष्ट चालकता के ज्ञात करने के लिए उस विलयन को एक ज्ञात सेल में डाला जाता है जिसमें 2 निमज्जन छड़ें होती हैं। छड़ों को विलयन में डुबा दिया जाता है, तो प्रतिरोध आर उसकी एक ज्ञात मानक प्रतिरोध के मध्य व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ के द्वारा तुलना की जाती है। इसी में आप लोगों को इसी बीच में एक टॉपिक आएगा आगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी चलते हैं इसी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको एक दिख रहा है, एक पात्र दिख रहा है, उसमें 2 छड़ें डाली गई हैं, एक कैथोड एक एनोड है। ये चालकता सेल है। आगे हम लोग इसके बारे में व्हीटस्टोन सेट उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन सेट में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो आप लोग देख रहे हैं R1 R2 R3 जो हैं ये सब क्या है, प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि धारा का मतलब क्या है, धारा का प्रवाह चालू है। उसका गैल्वेनिक सेल यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो क्या करता है, वैल्यू को मतलब वैल्यू को कलेक्ट करता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेट थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका ये जो टॉपिक आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये आपका फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कॉमन है। ठीक है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चल देखते हैं हम लोग मोलर चालकता क्या होती है। 1 मोल की जो चालकता होगी वही मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोलर चालकता को हम लोग दिखाते हैं कैप एम = 1000 इंटू K/C। ये सांद्रता सी विलयन के आयतन में हो तो हम लोग कह सकते हैं, अगर सांद्रता ध्यान दीजिएगा, अगर आयतन में दिया हो, कहते हैं कि 2 लीटर विलयन में है, 3 लीटर विलयन में, ऐसी स्थिति हम लोग कह सकते हैं कि C = 1/V। ऐसी स्थिति में कैप एम = 1000 इंटू KV। KV क्यों हो गया कि अगर हम यहाँ C के स्थान क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1000 इंटू 1/K हो जाएगा, K/1/V, तो पक्षांतर हो जाएगा, V ऊपर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1000 इंटू KV। किसी विलयन की मोलर चालकता कैप एम उसकी तनुता बढ़ने या सांद्रता घटने पर बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर उसकी तनुता डाइल्यूशन उसका अगर मान लीजिए हो रही है, घटेगी, तो सीधी बात है सांद्रता घटने का मतलब यह है कि V का मान जो बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैप एम का मान बढ़ जाएगा। अगर कैप एम का मान ऑटोमेटिक अगर V का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो C का मान बढ़ेगा, और जब C का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या है, कैप एम का मान भी बढ़ेगा। आगे चल हम लोग देखते हैं आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम। ठीक है, कोलराउस नियम क्या है देखते हैं। 1 मोल में आवेश की गतिशीलता को मोलर चालकता कहते हैं। किसी भी 1 मोल आवेश की जो गतिशीलता होगी उसी क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्ट की कुल चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित मात्रा
का योगदान होता है, परंतु एक आयन दूसरे आयन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसका लिया हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कैप यम जो होता है इनफाइनाइट वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं इक्वल टू वी प्लस लैम्डा इनफाइनाइट यम। यहाँ पे याद रखिएगा एक प्लस में होगी वैल्यू, एक क्या होगी माइनस में होगी प्लस वैल्यू। इसका लिया हुआ किसी विलयन में जो इलेक्ट्रॉनों की जो वैल्यू है वो प्रोटॉन धनावेश ऋणावेश से कोई भी उसमें डिस्टर्ब कह सकते हैं निर्भर नहीं करती है। जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं और दूसरे आयनों पर निर्भर नहीं करते हैं। कैप यम इनफाइनाइट इक्वल टू वी प्लस लैम्डा इनफाइनाइट यम प्लस मतलब धनावेश प्लस वी माइनस लैम्डा इनफाइनाइट यम माइनस, इसका मतलब ऋणावेश। ठीक है, हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।